नमस्कार, आप सभी का स्वागत है LWS जूनियर्स के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। हेलो टू एवरीवन हु आर प्रेजेंट हियर, हु आर आवर फैमिली, पार्ट ऑफ आवर फैमिली, एंड वेलकम टू LWS जूनियर्स। तो देखिए, हमारा जो ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है वो कल से उसकी शुरुआत हो चुकी थी और डे 1 में मैंने कहा था आपसे कि हम बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। जैसे यहाँ पे भी अभी भी लिखा हुआ है कि ज़ीरो लेवल से हम इंग्लिश को पढ़ना समझना सीखेंगे, क्योंकि हमें इंग्लिश में जो है बोलने में, कम्युनिकेट करने में बड़ी तकलीफ़ हो जाती है। और 3 तरह की तकलीफ़ें थी वहाँ पे। पहली तकलीफ़ उनको थी जिन्हें बिल्कुल नहीं पता कि अंग्रेज़ी भाषा की इकाई क्या है, यानी कि अंग्रेज़ी भाषा जो हम ABCD लेवल से जो शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि उनको ABCD नहीं आती है, लेकिन जब ध्वनि की बात हुई थी, ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। और फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ते चले गए तो फिर हमने सेंटेंसेस के बारे में एक बार देखा था कि सेंटेंस होता क्या है भाई, वाक्य बनते कैसे हैं, वाक्य में वो 3 महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं। जो दूसरी श्रेणी के थे वो तो ये मान के चल रहे थे कि भाई हमें तो अंग्रेजी समझ में आ जाती है, लेकिन बोलने में मात खा जाते हैं, क्योंकि बोलने के लिए वही बात है ना कि प्रैक्टिस से पहले एक और चीज़ चाहिए होती है। वो होती है कि आप जो ग्रामर है अंग्रेज़ी का, ठीक है, व्याकरण है अंग्रेज़ी का, उसमें आपकी पकड़ कितनी मजबूत है, वो कितना आप बेहतर जानते हैं। और जो तीसरी कैटेगरी वाले थे, जिन्हें बोलना आता है, समझ में भी आता है, लेकिन फंबल करते हैं, फ्लुएंसी नहीं है। फंबल मतलब जैसे अटक अटक के बोलते हैं। आई वॉज गोइंग, नो आई वॉज गोन, अभी वो वहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये वो लोग हैं जो फंबल कर रहे हैं, जो अटक अटक कर बातें कर रहे हैं, जिनकी फ्लुएंसी नहीं है, दे कैन नॉट स्पीक इंग्लिश इन अ फ्लुएंट मैनर। तो वो लोगों के लिए भी इस कोर्स में धीरे धीरे जब हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये 30 दिन का पूरा एक कोर्स है हमारा, तो उनको भी ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि फ्लुएंसी क्यों नहीं बनी। फ्लुएंसी न बनने का कारण अंडर कॉन्फिडेंट होना, फ्लुएंसी न बनने का कारण हिंदी में सोचते रहना अंग्रेजी को। अंग्रेजी भाषा में जब हम जानते हैं कि हमें बात अंग्रेजी में करनी है, तो हम सोच क्यों रहे हैं हिंदी में। तो हिंदी से जब अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होता है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाता है, और समय भी लगता है, तो फ्लुएंसी भी खराब हो जाती है। ठीक है, तो चलिए वो सब तो बातें हो गई। तो आज है दूसरा दिन, टुडे इज डे 2 ऑफ आवर इंग्लिश, सॉरी, ऑफ आवर स्पोकन इंग्लिश कोर्स। ठीक है, डे 2 में क्या सीखना चाहिए? डे 2 में जो सीखेंगे उससे पहले बात हो जाए हमारे LWS YouTube प्लेटफॉर्म के बारे में। देखिए, ये जो कोर्स है, वैसे तो ये एक बहुत ही जनरल कोर्स है, सामान्य कोर्स है, ये सबके लिए है। ठीक है, आप चाहे कहीं दूर दराज गांव में बैठकर इस कोर्स को देख रहे हो, आप चाहे हिंदी माध्यम से आप अपनी स्कूल, कॉलेज, ठीक है, यहाँ कहीं पे पढ़ाई कर रहे हो, आपकी चल रही हो, और कोई वो लोग हों जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्तर का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, या फिर आप वो हैं जो कि हमारे जूनियर डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं। सो फॉर आवर जूनियर डिफेंस एस्पिरेंट्स, एज दे नो दैट इंग्लिश इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर एग्ज़ाम। एग्ज़ाम का एक पूरा सेक्शन आता है उन बच्चों के लिए। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि स्पोकन इंग्लिश मतलब कुछ और इंग्लिश और ग्रामर मतलब कुछ और। ग्रामर तो इधर आएगा ही आएगा, बिना ग्रामर के कहाँ से बोलेंगे। लेकिन उनके लिए जो सबसे बड़ी परेशानी हो जाती है, वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशानी होती है इंटरव्यू राउंड। तो इंटरव्यू राउंड की भी तो तैयारी करनी है। अगर उसकी तैयारी करनी है तो स्पोकन इंग्लिश आनी चाहिए, और अगर अच्छी स्पोकन इंग्लिश आएगी तो आप सोचिए आपका इम्पैक्ट कितना मजबूत बनेगा। ठीक है, तो अगर अभी भी आपने हमारे LWS जूनियर्स के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी हर दिन। ये क्लास जब जब अपलोड होती रहेगी आपको पता चलते रहेगा। फ़ोन उठाएंगे और फटाक से जो है आपने इस क्लास को क्या करना है, देखना शुरू कर देना है।
30 दिन, केवल 30 दिन दे दीजिए अपने, और इस 30 दिन में आप जानते हैं केवल आपको रोज़ 1 घंटे बैठना है, या हो सकता है 1 घंटे से ज़्यादा की भी क्लास चलती रहे, वो डिपेंड करता है। लेकिन आप ये मान के चलिए 30 दिन की क्लास है, यानी कि हमारे पास जो है मोटा मोटा मान लेते हैं कि हर दिन 1 घंटे की क्लास तो चलने ही वाली है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे, और आज जो हम ये बेसिक जो हमने कल कवर किया था उससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे, और उसी बेसिक को ही कंटिन्यू करते हुए कुछ चीज़ों में हमने आगे बढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, और आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है भाई? बढ़ना कुछ ऐसे है कि कुछ चंद चुनिंदा जो शब्द हैं वो समझ लेते हैं कि क्या है, उसके बाद आगे की कहानी हम पढ़ लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो एक आप लोगों के लिए इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन किया गया है, लेकिन मुझे इसमें एक चीज़ चाहिए जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, जो मैंने सोचा था कि मैं इसमें ज़रूर से ज़रूर ऐड करूँगी, समझे? और वही सेम चीज़ें जो है इस तरफ में भी ऐड हो जाएंगी। ठीक, अब वो क्या ऐड होंगी वो तो मैं अभी थोड़ी देर में लिखूंगी जब, तो आपको समझ में आएगा। पहले जरा बेसिक्स से देख लीजिए कि यहाँ पर हम बेसिक्स और पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं। बेसिक पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है? होता कुछ नहीं है, वही पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन दिनचर्या में, आम दिनचर्या में, रोजाना बोलचाल में कभी ना कभी इन शब्दों का आप प्रयोग करेंगे ही। तो इन शब्दों के जब प्रयोग पे हम आएंगे तो हमें पता तो होना चाहिए कि आय का मतलब क्या होता है, माय क्या है, मी क्या है और माइन क्या है। समझे मेरी बात को? चलिए इस पे भी बात करते हैं, आगे लिख ले क्या। ये तो मैम आपने जो है हमें दुविधा में डाल दिया, क्योंकि आप आय, माय, मी, माइन लेके आए हैं, बिल्कुल बगल बगल में लिखते हुए चल रहे हैं, तो ये है क्या? ठीक है, अच्छा माइन देखिए, अब मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख रही हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं इस तरफ में जब लिखूंगी तो मैं हिंदी में आपको वो चीज़ें समझाते हुए ही इसका अनुवाद लिख दूंगी। चलिए फिर से हमने आपको दुविधा में डाल दिया, हमने कह दिया ये है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का एडजेक्टिव फॉर्म, ये है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, यहाँ आ गया पॉजेसिव फॉर्म। अब ये एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है भाई? एडजेक्टिव ही नहीं पता कि विशेषण क्या होता है, तो कोई बात नहीं, विशेषण भी पता चल जाएगा। अभी मोटा मोटा समझ लीजिए, विशेषण क्या होता है? जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण का क्या करता है? विश्लेषण करता है, गुण के बारे में बताता है। ठीक है, अभी गुण कैसे बताएगा? दिस इज माय कार, यह मेरी गाड़ी है। अब इसमें मैंने क्या किया? गाड़ी जो एक संज्ञा है उसके आगे मैंने मेरी यूज किया, तो उसका प्रयोग किया, तो इससे मुझे पता चला कि यह मेरी गाड़ी है, मेरी। ठीक है, उसी के बाद दिस पेन बिलोंग्स टू मी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और बेहतर एग्जाम्पल, उदाहरण ऑब्जेक्टिव केस के लिए, आई वॉज नहीं आना चाहिए, ही हिट मी। ठीक है, ही हिट मी, ही पंच्ड ऑन माई फेस, और एक है ही हिट मी। तो मुझे हिट का मतलब मारना, ठीक है, कहीं पे आपको कुछ किसी ने मारा, अब क्या मारा पता नहीं, चाटा मारा, मुक्का मारा या डंडा मारा पता नहीं, लेकिन ही हिट मी मैंने कह दिया। अब वो जो पर्सन है उसने अपनी जो क्रिया है वो क्रिया मुझ पर कर दी, समझे? मुझ पर कर दी तो वो हो गया मी। और जब मैं कहूं माइन, दिस पेन इज माइन, अब कहना मैं वही चाह रही हूँ कि यह मेरा पेन है, लेकिन मुझे वहां पे पोजीशन दिखाना है, मुझे ये कहना है यह एकमात्र जो है इस पर जो अधिकार है वह मेरा है, ये मेरी चीज है। समझ है कितना डिफरेंस आ जाता है? ठीक है, अब भाई जी अब जो है यहां तक तो ठीक था, अब हिंदी में भी इसको लिख ले। हिंदी में लिखने के लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा,
इनकी जो स्पेसेस है, सबसे पहले हम आ जाते हैं कहाँ पे, अगर हम इसको एडजेक्टिव या फिर इसके ऑब्जेक्टिव या फिर दूसरी चीज़ों पे लिखें तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, जैसा मैंने आपको कहा दिस इज माई कार, तो आई तो हो गया मैं, है ना, और माय हो गया मेरा, जो मैंने कहा था। अब मैं लड़की हूँ, स्त्रीलिंग तो मेरी हो जाता है, तो आप अभी फिलहाल हम इसको पुलिंग में ही चलाते रहेंगे और आप उसी में समझते चलिए, ठीक है। ऐसे ऑफेंड मत हो जाना कहीं कि कहेंगे कि मैम आप तो जो है पेट्रियार्कल, ठीक है, उस माइंडसेट से चल रही हैं और आप तो केवल पुरुषों पर ही एम्फेसाइज करती चलिए। ऐसा कुछ नहीं है। जब क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ एक चीज़, कई बार क्या होता है जब आप कुछ जनरल सेंटेंसेस पढ़ेंगे, कभी कहीं कोई आर्टिकल पढ़े, कुछ पढ़े, तो ह्यूमन बींग्स को कई बार ह्यूमन जो लिखा जाता है मैन करके उसको एड्रेस कर देते हैं। उसका मतलब ये नहीं होता कि वो केवल पुरुष जो आपकी जनसंख्या है उसको इंगित कर रहे हैं, उसके तरफ इशारा कर रहे हैं, बल्कि वहाँ पे मतलब जनरल ही होता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो मैंने कहा एडजेक्टिव था तो मेरा हो गया, मुझे तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया कि जहाँ जिस पर कोई क्रिया की जा रही हो, ठीक है। और जब मैंने कहा कि माइन जो है पॉजेसिव केस था, तो अब ये हो जाएगा केवल मेरा। कितना फर्क है आप समझ लीजिए यहाँ पे। मुझे लगता है कि इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है स्क्रीन को, नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि यहाँ पर क्या चला। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब मेरे पास है यू, एडजेक्टिव केस, यू का क्या बना लेंगे, योर, है, मतलब दिस इज योर कार। मैं एक एग्जाम्पल को लेके सब में कोशिश करूंगी कि सब में वो इस्तेमाल प्रयोग हो जाए। दिस इज योर कार, यह तुम्हारी गाड़ी है। कार जो है किसकी है, तुम्हारी है। तो मैंने उस कार से पहले उस चीज़ का क्या कर दिया, बता दिया भाई कि एडजेक्टिव लगा दिया, उसके आगे विश्लेषण कर दिया उस बात का। अब ऑब्जेक्टिव में यू ही रहेगा, वाई यू हिट मी, एक, ठीक है। दूसरा शालू हिट यू, शालू ने तुम्हें मारा, ठीक है। अब यहाँ पे शालू हिट यू ऑब्जेक्टिव है ना, शालू ने जो क्रिया की वो किस पर की, तुम पर की, यू हो, तो यू जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में सेम रहा, ठीक है। पॉजेसिव केस जो है उसमें हो गया योर्स, क्या हो गया, योर्स। अब देखिए जाहिर सी बात है, यहाँ पर जब आप आएंगे तुम या आप, देखो हिंदी में क्या होता है मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। हिंदी में हमारे पास कुछ ऐसे शब्द होते हैं जब हम बता सकते, जब हम किसी बड़े से बात कर रहे होंगे तो हम उसमें जो है रिस्पेक्ट, आदर, हम उसमें कैसे दिखाते हैं, आप कह के। अंग्रेजी में कुछ आप नहीं होता, अंग्रेजी में यू ही होता है। अब अंग्रेजी में छोटे से बात करो यू, बड़े से बात करो यू, अपने साथ वाले से बात करो तो भी यू। लेकिन हिंदी में क्या ऐसा होता है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हिंदी में तुम होगा या आप होगा। अब कई लोग तो तू भी यूज़ कर देते, कोई बात नहीं, उनको करने दीजिए, उससे हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आए जरा हिंदी की बात करें, तो ये जो यू है, यू को कैसे लेके जाएंगे भाई, तो ये हो गया तुम्हारा। और जब यहाँ पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, केवल तुम्हारा। अब इस तरह की लाइनें मैंने कहीं सुनी हुई है कुछ लोगों के द्वारा कि कभी कोई प्रेम पत्र लिख दो तो कहीं कोई कह दे कि केवल तुम्हारा, केवल तुम्हारी, तो पोजेशन दिखाने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पे बताने की कोशिश किया है बस आई बिलोंग टू यू ओनली, बस और कोई नहीं, समझ रहे। तो वो हो गया पॉजेसिव केस, है वो सेम ही। अच्छा, अब ये जो यू है जो ऑब्जेक्टिव केस में आया, यानी कि जिस पर क्रिया हुई, तो वो हो गया तुम। शालू क्या कहेंगे उसको, शालू ने तुम्हें मारा, तुम्हें तो हाँ ये भी हो सकता है,
वो भी उसी ऑब्जेक्टिव केस में हम काउंट कर सकते हैं। हिंदी में प्रॉब्लम है, जैसा कहा ना आपसे, कि जब हमारी गड़बड़ी कहाँ होती है, हमारी गड़बड़ी हो जाती है जब हम इंग्लिश को हिंदी में प्रॉपर ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ग्लास है, ये तुमने क्या किया, ये ग्लास को तुमने जूठा कर दिया। अरे हिंदी में जूठा कर दिया होता है, अंग्रेजी में जूठे को क्या बोलोगे? तुमने इस यू हैव लाइड दिस ग्लास, लाइड झूठा, ये वो वाला तो झूठा है नहीं, अब क्या यूज़ करोगे? तो अंग्रेजी जो है कंप्लीटली बिल्कुल वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हो सकते, उसका अनुवाद नहीं हो सकता। वैसे ही हिंदी का भी पूर्ण रूप से अंग्रेजी में अनुवाद नहीं हो सकता। तो हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। चलिए, ही और शी, अब मैं एक चीज़ बताती हूँ, ही हो चाहे शी हो, दोनों के लिए हिंदी में वह लगेगा। आगे जैसे जैसे हम क्रियाओं को बदलते रहेंगे, ठीक है, या आगे हमें जब लगे कि इसमें कैसे चेंजेस करने हैं तो हम उसको चेंज करेंगे। चलिए, अब एडजेक्टिव क्या है इन दोनों का? अब ये तो जाहिर सी बात है अलग ही होगा ना, ये हिज हो गया, ये हर हो गया। पॉजेसिव में हिज हो गया, हर्स एस लग जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? हिम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का कि जैसे जैसे आप उसकी प्रयोग को बदलना शुरू कर देंगे, ठीक है, इसको तो मैं एक ही तरीके से रखना चाहती हूँ, एक ही ब्रैकेट में, श्रेणी में रखना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे केवल लिंग के आधार पर हमने थोड़ा डिफरेंस देखा। अदरवाइज हिंदी तो भैया उसको सेम ही तरह से मानती है। ठीक है, चलिए, तो अब इसको जब हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई? जब आप हिंदी में आएंगे तो उसे लिखेंगे क्या? दोनों के लिए उसे लिख दे, बिल्कुल लिख दे। उसका, उसकी, और फिर आगे वेट कुछ आगे पीछे हो गया। ये उसका और यहाँ पर केवल उसका। चलिए भाई, थोड़ा फिल भी हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसकी सेम ही हो जाएगा, केवल उसकी, और यहाँ पे क्या कर देंगे? उसे, उसे। ठीक है ना? देखते रहिए, कंपैरिजन करते रहेंगे, और मैं आपको फिर जब आगे जो है इसी में कुछ आप समझिए कि उदाहरणों के द्वारा, ठीक है, जब मैं आपको उदाहरणों के द्वारा बताऊंगी तो आपको बेहतर यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर कुछ उदाहरण यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अब एडजेक्टिव और पॉजेसिव में ज़्यादा अंतर करना पॉसिबल नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी हिज है, यहाँ पर भी हिज है, कर कुछ सकते नहीं। उसका और केवल उसका एक इंटेंसिटी की बात है, दिस इज़ हिज कार, ठीक है, दिस इज़ हिज कार। अब ये एडजेक्टिव केस में भी मान लीजिए ये पॉजेसिव, पोजेशन दिखा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे, ये भी तो एक बात है, हम यहाँ पे किसी चीज़ की पोजेशन दिखा रहे हैं तो हम इसे पॉजेसिव केस मान लेंगे, ठीक है, ओके। अब उसके बाद his voice, yes, we can use this, his voice is melodious, ठीक है। अब जब मैंने कहा his voice is melodious, तो his कहा ना, उसका जो स्वर है, उसका जो ध्वनि है वो कैसा है? बहुत मधुर है, उसकी ध्वनि बहुत मधुर है। हमने कह दिया हर वॉइस इज़ मेलोडियस, चलिए उसकी ध्वनि बड़ी मधुर है, ठीक है। दिस इज़ हर कार, तो यह गाड़ी उसकी है, तो पॉजेसिव केस में बना दिया हमने। लाइकवाइज अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में जैसे अगर आप देखेंगे उसे, दोनों के लिए उसे यूज़ किया गया है, ठीक है। तो जैसे फिर अ मोटर बाइक हिट हिम, अ मोटर बाइक हिट हर, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों केस में देखिए कि जो मोटर गाड़ी थी उसने उस व्यक्ति को, उसे मार गिराया, फॉर एग्जाम्पल मार दिया, चलिए उसे मार दिया, तो कोई क्रिया हुई और
XYZ जो भी पर्सन था, आदमी था, औरत थी, लड़का था, लड़की थी, उस पर हुआ और अकॉर्डिंगली ये चीज़ें चल गई। अब आ जाते हैं ज़रा इट पर, और इट का खेल बड़ा निराला है। लेकिन इट का खेल निराला क्या है कि हम सोचते हैं इट जो है नॉन लिविंग के लिए यूज़ कर देते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ कर देते हैं। भाई जी, इसको एनिमल्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब एनिमल्स के लिए क्या यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है, इस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक, और इसके अलावा हमारे पास अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं आप लोगों को सीधे यहाँ पर आगे इट में ध्यान रखना, हर जगह तो इट ही चलेगा, बस यहाँ पे इट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इट्स हो जाएगा। एक एपोस्ट्रोफी इट्स और एक बिना एपोस्ट्रोफी का इट्स। तो एक पॉजिटिव केस है और एक एडजेक्टिव केस है, ठीक है, बाकी ये इट रहा। ठीक है, अब इट के लिए भी यह वह यूज कर दिया, और अगर इट के लिए यह वह यूज कर दिया तो क्या फर्क हो जाएगा भाई? फर्क आखिर इसमें कुछ आने वाला है? तो हिंदी में इसका कोई ऐसा सच फर्क आने वाला नहीं है। अच्छा चलिए वी पर आ गए। अब देखिए, जब आप आई यूज करते हैं जहां पर, उसी का प्लूरल फॉर्म, उसी का बहुवाचन जो है वो हो जाता है क्या? वी। अब एडजेक्टिव में बोला आवर्स, आवर को यूज करते हैं आवर, ठीक है, क्या कह देंगे इसको? कोई आर्स कहेगा, आर्स गलत हो जाएगा, आवर, ठीक है, आवर, अस, आवर्स, ठीक, हमारा। अब वहां पर देखिए, आप समझ गए हैं कि केवल हमारा यूज होगा, हमें, ठीक है ना, हमारा, हमें। तो यूज कैसे हो रहा है? ये आई के फॉर्म में यूज हो रहा है। आई का जो प्लूरल होता है, यानी कि मैं का जो बहुवचन होता है, वो ये होता है, ठीक है। चलिए अब दे पे आ जाते हैं। दे आप देख रहे हैं, वो कह रहा है उन्हें वे, लेकिन पहले इसकी ना अंग्रेजी जो है वो बड़ी, पहले उसी में देख लीजिए। देखो एडजेक्टिव और पॉजेसिव में ज़्यादा कुछ फर्क दिख रहा था क्या? नहीं, अभी भी नहीं दिखेगा। देयर, देयर्स, देम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस डिश वॉज कुक्ड बाय देम, कोई क्रिया हुई, ठीक है, तो उनके द्वारा हुई, ऑब्जेक्टिव केस हो गया वो, ठीक है। या फिर अगर हम कहें कि फॉर एग्जाम्पल कि दे वर रॉब्ड बाय थीव्स, ठीक है। अब जब मैंने कहा दे वर रॉब्ड बाय थीव्स, वह या वे डाकुओं के द्वारा लूटे गए, तो वहां पर वो क्या हो जाते हैं? सब्जेक्ट हो जाते हैं। सब्जेक्ट मतलब किसी क्रिया को करने वाले हो जाते हैं। जब उनके ऊपर कोई क्रिया हो, ठीक है, जैसे कार हिट देम, तो 3-4 लोग थे, गाड़ी ने आकर उनको ठोक दिया, ठीक है। अब वो तो कोई भी एक एक्सीडेंट का लेवल, अब सीवियरिटी आप जान लें कि वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो लाइक वाइज अगर आप देखेंगे, अब हम इनके जो हिंदी के अनुवाद है, ठीक है, हिंदी के अनुवादों पर अगर आप आएंगे तो उसमें भी कोई खासा फर्क नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उसको मैंने लिखा नहीं। अब आप इसको एक बार अच्छे से लिख लें कहीं पे, तो क्या है, आपको आसानी हो जाए। क्योंकि अब इसके बाद, क्योंकि कल आपको ध्यान होगा, कल मैंने आप लोगों को कई वाक्य दिए थे कि आप इसको आम बोलचाल पे इस्तेमाल करें, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू, कुछ 3 क्वेश्चन थे और उन्हीं के साथ साथ उनके आंसर वहीं पे गिवन थे, है ना। व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज़ राहुल। व्हाट आर यू डूइंग? आई एम रीडिंग राइट नाउ, या आई एम रीडिंग, आप ये कह सकते हैं। सो यहाँ पे क्या है, देखिए, क्या आपको ऐसा लगा कहीं भी किसी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में जो मैंने कल आपको थोड़े से प्रैक्टिस करने को दिए, कि यहाँ पर्सनल प्रोनाउन नहीं यूज हुए, ये बेसिक सी चीज़ें यूज नहीं हुई? जब तुम्हें पता ही ना हो, जब तुम्हें पता ही ना हो कि आई, माई, मी, माइन,
ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो तुम क्या करोगे? मी रीडिंग बुक, सोचो, मी रीडिंग बुक। अरे मी होता है ऑब्जेक्टिव, जिसके ऊपर कोई कार्य किया जाए, जिस पर कोई एक्शन किया जाए, और तुम कह रहे हो मी रीडिंग बुक, जबकि होना क्या चाहिए? आई एम रीडिंग बुक। और वो एम जो है वो भी बताऊंगी कि क्या है, पहले ये सीख लो, ठीक है? देम आर गोइंग पिकनिक। अरे देम क्या है? यहाँ पे देख रहे हैं आप, देम ऑब्जेक्टिव केस है, वो क्रिया नहीं कर रहे हैं, उन पर कोई क्रिया हो रही है। दे आर गोइंग या दे आर एट पिकनिक, दे वेंट फॉर पिकनिक, दे वेंट फॉर एक्सकर्शन। समझ रहे हैं? तो ये ध्यान रखिए कि इस्तेमाल कहाँ कैसा होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? चलिए अब हम आ गए हमारे अगले पड़ाव पे। अंग्रेजी भाषा सताती बहुत है क्योंकि इसका जो है कहीं पे कोई एक स्थान फिक्स नहीं है। बात यह है इधर से उधर बदलती रहती है अपने आप को, तो इसका कोई स्थान क्या नहीं है भाई, फिक्स नहीं है, ठीक है? चलिए अब हम बात करते हैं दिस, दैट, दीज, दोज की। दिस का दैट या दीज, दैट का दोज, कैसा चेंज है ये, किस तरह का चेंज है और क्यों है ये चेंज, ज़रा आइए इसके बारे में बात करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद स्क्रीन में अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत हो रही हो, ठीक है, तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो पीपीटी यहाँ पर मैंने बनाई है उसमें आपको कोई चीज़ सही नहीं लग रही, क्योंकि मैं बार बार ना इसको चेक कर रही हूँ कि कहीं आपको गलती से कोई जो है ब्लर ना हो रहा हो या कहीं पे कोई चीज़ कट ना रही हो, ठीक है? चलिए अभी मैं समझाती हूँ कि दिस और दीज में फ़र्क क्या होता है, क्या है ये। पहली चीज़ थोड़ा सा बता दूँ, अगर दिस, दीज, दैट, दोज, क्या खेल है इनका, अगल बगल में क्यों लिखा? दिस का ये सिंगुलर में है, ये प्लूरल में है, ये एक वचन है, ये बहुवचन है। दिस का जो प्लूरल है वो क्या हो गया? दीज। दैट का समझ लो प्लूरल क्या हुआ? दोज, ठीक है? अब जब आप यहाँ पे सेंटेंस पढ़ें आपको समझ में आएगा, लेकिन इनके बीच में भी आपस में कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है भाई? दिस, कई बार हम नियर बाई चीज़ों को, मतलब जो आपके बिल्कुल पास में कोई चीज़ें हों, उनको इंगित करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, उनकी तरफ इशारा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं दिस का। लेकिन कभी कोई चीज़ जो दूर हो, टू योर रीच बट डिस्टेंट, बट अवे, तो उस पर क्या करेंगे? दैट लगा देंगे। ब्रिंग दैट जग फ्रॉम किचन। अब किचन में नहीं हूं मैं, आसपास में ज़्यादा नहीं हूं। पास दिस प्लेट टू मी। अब मैं डाइनिंग में हूं, वहीं का वहीं है, बस थोड़ी सी मेरे हाथ से थोड़ी सी दूर है, तो मैंने कहा पास दिस प्लेट टू मी। समझे? तो आसपास में दिस, दूर में दैट, तो यहाँ पे डिस्टेंस का खेल हो जाएगा। अभी कैसा खेल होगा, जब एग्जाम्पल देखोगे तो समझोगे, तब समझ में आएगा दिस का क्या यूज है। दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, यह एक पेन है, ठीक है, सही, कोई दिक्कत नहीं। दैट इज अ चेयर, वह, अब यह वह तो समझते होंगे, हिंदी में यह और वह में फ़र्क क्या है आप समझते होंगे। यह पास की चीज़ों के लिए, वह थोड़ी दूर की चीज़ों के लिए। वह एक कुर्सी है, अब ये अ यूज़ हुआ है तो एक यूज़ करते हैं, सिंगुलर, ठीक है। और ये आर्टिकल्स में आप पढ़ेंगे, और अभी थोड़ा टाइम है आर्टिकल्स में आने में, अभी थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि ये पढ़ना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, ये बेसिक का ख़त्म होना ज़रूरी है। बेसिक ख़त्म नहीं हुआ अगर ढंग से, तो फिर कल जब आपकी क्लास होगी तो क्लास में तकलीफ़ हो जाएगी, क्योंकि फिर हम सीधा शुरू करने लग जाएंगे अंग्रेजी एक्चुअली में कहाँ से बोलनी शुरू करनी है, कहाँ से अब वो मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग हो जाएगी। और जब स्टार्टिंग हो जाएगी ना,
फिर वहाँ पर हम पीछे नहीं आ पाएंगे, फिर पीछे आपको खुद को जाना पड़ेगा प्लेलिस्ट में स्पोकन इंग्लिश की, और क्लास डे 1 की क्लास, डे 2 की क्लास फिर से आपको देखनी पड़ेगी। इसलिए अच्छा है अगर अभी देख रहे हैं तो फटाफट इसको देखकर सीख लें, ठीक है। चलिए ओके, दीज आर, देखा दीज के साथ क्या लगा, देख लीजिए आर लगा, इसके साथ क्या लगा, इज लगा। इसके बारे में मैं बताऊंगी, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है, सहायक क्रियाएं हैं। और सहायक क्रियाएं क्या होती है, सहायता करने के लिए है, कैसी सहायता, सब समझा देंगे आपको। लेकिन उसको समझने से पहले अभी फिलहाल दिस दैट दीज दो समझ लो, बाद में हम सब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कुछ भी छूटे ना आप लोगों से, क्योंकि मैं तो यहाँ पर कोई भी एक टॉपिक, कोई भी जो हमारा विषय है उसको तो मैं अछूता नहीं रखूंगी। ये यहाँ का क्या बन गया, ये है ना, तो दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं, किताब नहीं है, किताबें हैं। दोज आर एप्पल्स, दोज, फिर वही प्लूरल कर दिया, एप्पल, वह का क्या बनाया, वे सेब है। अब देखो सीधी बात है, सेब चाहे एक हो या ज़्यादा हो, आप सेबो नहीं कहोगे, इतना तो आपको भी पता होगा। हिंदी देखो, हिंदी व्याकरण भी जानना ज़रूरी है, तभी अंग्रेजी का जो ये ग्रामर है, अंग्रेजी का जो व्याकरण है उसमें थोड़ी सहायता मिलेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था अंग्रेजी जो है उसके कई सारे शब्द जो हैं संस्कृत और हिंदी से लिए गए, दो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन स्क्रिप्ट। जैसे हमारी हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि से ली गई है, उसी तरीके से जो अंग्रेजी है वह एक लैटिन स्क्रिप्ट से ली गई है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। चलिए, तो ये तो आपने सीख लिया, बहुत अच्छी बात है। हमने जो है आज पर्सनल प्रोनाउन में थोड़ा सा देख लिया क्या करना था, थोड़ा थोड़ा समझ लिया, और अब हमने जो है दिस दैट दीज दोज भी सीख लिया, वो भी बढ़िया हो गया। बेसिक चीज़ें हैं, अभी आप बेसिक्स पे ही हो, बेसिक की ही कुछ चीज़ें हैं जो बतानी ज़रूरी है, क्योंकि कल से आपको मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दूंगी। हिंदी में एक तरफ लिखे होंगे, सामने से लिखे होंगे, आपको लिखना पड़ेगा अंग्रेजी में, समझ रहे हैं। तो जब आप वीडियो को पॉज करेंगे, फटाफट वहाँ पे आंसर लिखना शुरू कर देंगे और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना शुरू कर देंगे। लेकिन आज ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइए कि कल जो मैंने आपको प्रैक्टिस में वो 6 वाक्य दिए थे, वो 6 सेंटेंसेस दिए थे, आपने उनको प्रैक्टिस किया कि नहीं, हाँ या ना, बस इतना बता दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। अब क्वेश्चन वर्ड्स WH वाले, कौन से, WH वाले। अब WH वाले के अलावा भी कुछ क्वेश्चन वर्ड होता है क्या, होता है भाई, बहुत कुछ होता है। अंग्रेजी इतनी आसान नहीं है। अगर मैं कहूँ हाउ, तो WH आ रहा है क्या, WH का मतलब है व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, समझ रहे हैं, अभी आ रहे हैं ये सब आपसे बात करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्हाट उसका मतलब होता है क्या, प्रयोग कैसे करें। व्हाट इज दिस, यह क्या है। कई बार मम्मी लोग घर पे नहीं होते हैं तो बच्चे जो है घर पे ऐसा जो है आप कह सकते हैं क्योस क्रिएट कर देते हैं, ऐसी हुड़दंग मचा देते हैं, सामान यहाँ वहाँ फेंकते हैं, और माँ जैसे ही घर पे आती है तो देखती क्या है और पूछती क्या है, ये क्या है, मेरे घर की हालत ये क्या हो गई, क्या कोई आंधी तूफान आया था जो मेरे घर को यूं बर्बाद करके चला गया। सो व्हाट इज दिस। अब वो किसी भी सेंस में यूज हो सकता है। मैंने आपको एक उसका क्या बता दिया, एक आपको एक यूज बता दिया प्रैक्टिकली कि देखो ये ऐसे भी यूज हो सकता है। होने को तो आप जब खाना खा रहे हैं तो आप कभी किसी ने आपके लिए कुछ बनाया है, मम्मी ने बनाया है, बीवी ने बनाया है, बहन ने बनाया है, या आपने खुद ने बनाया है, आप अपने दोस्तों को खिला रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाए, क्या कहेंगे आप, या जो भी है आपके जो खाना खाने के लिए बैठे हैं तो वो क्या कहेंगे, व्हाट इज़ दिस, क्या बनाया है, ये क्या है। हो सकता है आपने कुछ नई तरह की सब्जी बना दी हो उनके लिए, नए तरह का कोई व्यंजन बना दिया हो, समझ रहे मेरी बात को। तो वो कंटेक्स्ट जो है, जैसा मैं कहती हूँ इंग्लिश इज़ अ कंटेक्चुअल लैंग्वेज, संदर्भ पे डिपेंड करेगा, ठीक है, संदर्भ पे निर्भर करेगा। अभी इस बारे में बात हो रही है तो उसमें कुछ और भावनाएं जुड़ जाएंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, ये क्या बनाया है आपने, इसका बहुत सारा मतलब निकल, यानी कि वो वहाँ पे पूछने की फिराक में है। मम्मी आई, गुस्से में आई, तो वो क्या करे, ये क्या है, तो मम्मी जो है गुस्से में बोल पड़ी,
तो कंटेक्स्ट देखिए, संदर्भ देखिए, एक जगह पे क्या है, क्रोध है, एक जगह पे क्या है, प्रश्न है। समझ रहे? तो जब प्रश्न आए तो कैसे पहचानोगे कि वो प्रश्न है? जब प्रश्न आए तो देखोगे ये, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्वेश्चन मार्क। समझ रहे हैं? और प्रश्न चिन्ह, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जब सवाल हो तो सवाल के साथ एक ऐसी चिन्ह, एक ऐसा मार्क आपको जरूर मिलेगा। चलिए, फिर इसके बाद वेयर। वेयर का मतलब तो आप जानते ही होंगे। वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ। वेयर डू यू लिव, सॉरी वेयर डू यू लिव, लीव नहीं है प्लीज, क्या हो जाएगा, लीव जो मैंने मुंह से गलती से निकल गया, लीव। लीव का मतलब कहीं से हट जाना, छोड़ देना। समझ रहे हैं? तो वो अलग चीज हो जाती है। तो कभी कभी थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, जबान फिसल जाती है, थोड़ा सा ध्यान रखें। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, वेयर का अमूमन जो प्रयोग होता है वो किसी प्लेस के लिए यूज होता है, ठीक है। जब आप किसी जगह के बारे में, अब जगह जरूरी नहीं कि तुम ताजमहल को ही उसी के बारे में बात करो, तुम कहीं कोई बाहर के देश, अपने भारत, यही कुछ जगह, कुछ भी हो सकता है वो, बस वो जगह है। वो घर भी हो सकता है, वो किसी का किसी के शॉपिंग मॉल के बारे में बात हो रही, किसी का कोई दुकान हो तो उसके पते के बारे में बात, वो बस जगह होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक। अब आ जाते हैं व्हेन, कब। When is your birthday, तुम्हारा जन्मदिन कब आता है। हिंदी में नहीं लिखा हुआ है क्योंकि अब तो मैं भी बता सकती हूँ आपको, है ना। तो तुम्हारा जन्मदिन हिंदी में लिख दें, तुम्हारा जन्मदिन कब आता है। When is your birthday, या तुम्हारा जन्मदिन कब है। चलो, आता है नहीं, इसको सीधा कर दें, तुम्हारा जन्मदिन कब है। तो व्हेन जो है, व्हेन का प्रयोग कब होता है, जब हम बेसिकली टाइम को लेकर बात कर रहे हो। अब वो समय घड़ी वाला समय ही ज़रूरी नहीं, वो कोई तारीख भी हो सकती है, कोई महीना भी हो सकता है, वह कोई वर्ष भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़े, मैं इसको ज़रा अनुवाद को हटा देती हूँ क्योंकि हमें स्पेस चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब है नेक्स्ट वाई। क्या है, वाई। और वाई का हिंदी में क्या होता है, मतलब क्यों। मतलब तो कुछ नहीं होता, वाई का अनुवाद हिंदी में क्यों होता है, ठीक है। क्यों, क्यों नहीं, क्यों, ठीक। वाई आर यू सैड, तुम क्यों परेशान हो, तुम क्यों दुखी हो, ठीक है। वाई। यहां पर जब हम किसी कॉज के बारे में बात कर रहे हो, जब हम किसी सिचुएशन को इंगित कर रहे हो। कॉज मतलब, कॉज का मतलब क्या होता है भाई, कोई घटना घटती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है ना। तो जब तुम किसी बात का कारण पूछना चाह रहे हो, समझ रहे हैं, जब तुम किसी तरह की परिस्थिति पूछना चाह रहे हो, रादर वट जो है, वट भी कुछ ना कुछ सिचुएशन ही बताता है, सिचुएशन, कंडीशन, इसी तरह की चीजों के बारे में बात करता है, ठीक है। देन हु का मतलब होता है कौन। तो हु हम किसके लिए यूज करते हैं, मैं एक और चीज बता दूं इसके बारे में। हु हम किसी व्यक्ति के बारे में, ठीक है, पर्सन को जब हम बात कर रहे हैं उसके बारे में हम यूज करते हैं हु। और हु का ही एक और होता है हुम। एक तो हो गया हु, एक होता है हुम। अब हुम और हु में फर्क क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अगर अब और ज्यादा बताने लग गई ना तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगी। सो हु इज ही, यह कौन है। यह कौन है, ठीक है। चलिए अब इतना समझ में आया, तो तुम्हें करना क्या है, लेकिन जब पर्सनल प्रोनाउंस के बेसिक्स बताए,
जब मैंने आप लोगों को यहाँ पर WH वाले क्वेश्चन वर्ड बताए, इससे जो हमने पहले जो हमने पढ़ा, ठीक है, अब ये आगे ही बढ़ते रहेगा। जब हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को लेकर बातें की, दिस दैट दीज दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी हो सकते हैं, कई बार ये एडजेक्टिव के फॉर्म में भी यूज होते हैं, बट ये अभी आपको पढ़ना नहीं है, अभी इसको पढ़ने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। अब ये सब जो भी आप पढ़ रहे हैं, ध्यान रखें इस बात का कि आपको अभी इन सब चीज़ों को केवल समझना है और थोड़ा याद तो रखना ही रखना है। अभी याद नहीं रखेंगे तो आगे चलकर क्या हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। समझे मेरी बात को? तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़े। तो यहाँ पे बात हो रही है टाइम एक्सप्रेशंस की। भाई जब समय को हमें वहाँ मैंने समझ लिख दिया, लिखने की भूल हो गई समझ। जब हम समय के बारे में बात कर रहे हों, तो जब समय को हम बताना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ शब्द होते हैं, ठीक है। अब वो मॉर्निंग इवनिंग वाला नहीं, 8 o'clock 9 o'clock वाला नहीं, बल्कि दिनचर्या में इस्तेमाल होने से जो हम यूज़ करते हैं, जैसे टुडे, आज, टुमारो, कल, येस्टरडे, कल। क्या फ़र्क है भाई येस्टरडे और टुमारो में? टुमारो है आने वाला कल, आने वाला कल जाने वाला है। होता है क्या ऐसा? हाँ होता तो है भाई। जो समय आने वाला है बीत तो जाएगा, वो भी रुकेगा थोड़ी आप लोगों के लिए। और येस्टरडे कल, ये हो गया बीता हुआ कल, ठीक है। क्या हो गया ये? बीता हुआ कल। फिर उसके बाद मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या है? सुबह। सुबह तो आप जानते हैं, रात के बाद जो समय आएगा, रात के बीतने के बाद जो समय आएगा वो क्या है? वो सुबह तो है ना। सुबह के बाद आता है दिन, दिन के बाद आता है शाम, शाम के बाद आता है रात, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ें चलती हैं। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद मॉर्निंग है तो क्या होता है? नाइट भी होता है। नाइट क्या होती है? रात होती है, ठीक है, समझ रहे हैं। अब मॉर्निंग, फिर आफ्टरनून भी होता है। आफ्टरनून यानी कि दिन का समय, ठीक है। इवनिंग, अच्छा मैं ना इसको थोड़ा सा अपने स्टाइल में नहीं लिखती हूँ, नहीं तो पता चले मेरा ई का भी अभी यहाँ पे ट्रोलिंग हो जाएगी। इवनिंग, इवनिंग क्या होता है? शाम होती है इवनिंग। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मॉर्निंग, मॉर्निंग के बाद आफ्टरनून, आफ्टरनून के बाद इवनिंग, इवनिंग के बाद नाइट, यानी कि दिन, सॉरी सुबह या भोर काल जिसे हम कहते हैं, सुबह, दिन, शाम, रात, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे और इन शब्दों के प्रयोगों का भी ध्यान रखेंगे क्योंकि इसका प्रयोग बड़े ज़रूरी होते हैं, ठीक है। वो आम बोलचाल में ज़रूर इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रयोग में आते ही आते हैं, तो ध्यान रखिए, ठीक है। ये सब वही शब्द हैं जो आप लोगों के हर दिन प्रयोग होने में आएंगे ही आएंगे। इसीलिए आपको पहले इन शब्दों से जो है हम क्या कराना चाह रहे हैं, आपको परिचित कराना चाह रहे हैं। आपको इन शब्दों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। चलिए ओके, सो यहाँ पर अभी एक्चुअली क्या है, देखिए आप मेरी बात, हमने यहाँ पर कुछ टेंसेस यानी कि काल के बारे में कुछ बताते हुए शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। यानी कि अभी आप टेंसेस नहीं पढ़ रहे हैं, अभी आप बेसिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको प्रोनाउन भी कहाँ पढ़ाया? प्रोनाउन तो अभी आपने सिर्फ केवल देखा। हर दिन जिन तरह के सर्वनामों का प्रयोग होगा मैंने वो बता दिया।
मैंने आपको अभी इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य भी कहाँ बताए, अभी तो मैंने आपको केवल शब्द बताए कि भाई ये शब्द जो है, ये क्वेश्चन वर्ड जो है, यह प्रश्न शब्द जो है, ये इस कामों में प्रयोग होता है। मैंने अभी आपको कुछ बताया नहीं है, अभी केवल आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया गया है, एक परिचय दिया गया है। तो वैसे ही यहाँ पर टेंसेस है। टेंसेस यानी कि जब हम बात करें कि कोई भी क्रिया किस काल में हो रही है, वो कौन बताएगा, वो टेंसेस बताएगा। सिंपल है। तो देखिए, आम रोजमर्रा की बातों में, रोज आम बोलचाल में जो टेंसेस अधिकांश प्रयोग में आते हैं, हम उनके बारे में बात करें। ज़्यादातर जो प्रयोग में आते हैं, अब देखिए समस्या क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। अब मैं ये स्पोकन इंग्लिश तो आप लोगों को सिखा रही हूँ, लेकिन इसमें समस्या सबसे बड़ी मेरे लिए ये है कि अब मैं जिनको समझा रही हूँ ना, अब वो अलग अलग तरह के यहाँ पे मेरे व्यूअर्स बैठे हुए हैं। एक वो हैं जिन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है ना, तो अब भाई उनके लिए तो मुझे हिंदी का प्रयोग करना पड़ेगा समझाते हुए, और प्रयोग मतलब प्रॉपर भाई, क्योंकि वहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती मैं। वहीं मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो देखिए सैनिक, आरएमएस, आरएमसी की तैयारी कर रहे हैं। अब उन बच्चों को हिंदी ठीक से नहीं आती, हिंदी तो हम भूलते जा रहे हैं ना, हिंदी तो हमें कहाँ आती। अब मैं कहती हूँ प्रयोग, वो डर जाएंगे। मैं कह रही हूँ अधिकांश, वो डर जाएंगे, वो कहेंगे कि मैम क्या बोल रही हैं। तो हिंदी और मुझे लगता है अब अंग्रेजी, ये दोनों साथ साथ में चलाते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो बात नहीं बनने वाली है ना, बात नहीं बन पाएगी। तो चलिए इसी में देख लेते आगे। तो अब हम ज़रा दूसरे पेन का प्रयोग करेंगे भाई, और दूसरे पेन का प्रयोग करने के लिए टेंसेस फॉर स्पीकिंग, सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ एक चीज़। जो टेंसेस हैं वो 3 तरह के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर होते। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ठीक है, समझ रहे हैं? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, दोनों के लिए होगी बात। पास्ट, जो बीत गई, जो समय बीत चुका है, हम उसको यहाँ पे बात करें, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। जो समय क्या हो गया, बीत गया। जो समय बीत गया, हो गया, वो भूतकाल, पूर्व काल। जो समय अभी चल रहा है, क्या हो गया, वर्तमान काल। अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में, क्योंकि मैंने अब इसके आगे जो है अगली आने वाली क्लास में जो है मैंने आपको सेंटेंसेस पढ़ाने हैं कि सेंटेंसेस क्या क्या होते हैं। क्योंकि हमने लास्ट में जब बात की तो सेंटेंस को ही बात की थी, सेंटेंस का हमने स्ट्रक्चर देखा था, स्ट्रक्चर ढांचा देखा था। क्या था ढांचा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसी सेंटेंस को हम वापस अच्छे से पढ़ेंगे, कितने तरह के सेंटेंसेस, कितने तरह के वाक्य होते हैं, समझे मेरी बात को। और फिर उसके बाद हम वहीं से जो है टेंसेस को लेके चलेंगे, वहीं से जो है हम एक एक काल को अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे कौन से शब्दों का कैसे प्रयोग करना है। देखिए एक बार, बस एक बार आपको क्या समझना है, व्याकरण के साथ साथ आपको आम बोलचाल में प्रयोग होने वाली चीज़ें सीखनी है। जैसे ही वो सीख जाएंगे ना, फिर उसके बाद आप देखिएगा कि अगर आप कहीं ऑफिस में जाते हैं तो किस तरह के वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए, किस तरह के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। जब आप जो है कहीं स्कूल में जा रहे हैं, अपने दोस्तों मित्रों के साथ अगर किसी तरह का जो है आपको वार्तालाप रखना है, कॉन्वर्सेशन रखना है, बातचीत रखनी है, तो वहाँ पे किस तरह के वो सर्टेन कॉन्वर्सेशन स्किल्स होनी चाहिए, मैं सिखाऊंगी आपको। घबराने की बात नहीं है। घर पे, बाहर, ऑफिस में, खेल कूद में, कहाँ पर किस तरह के वाक्यों का, वार्तालाप का, ठीक है, प्रयोग होना चाहिए, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, समझे। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे सब्र रखना पड़ेगा। मुझे पता है सब्र थोड़ा आजकल जो है मिसिंग हो गया है, लापता हो गया है,
उसे भी हमें ढूंढना पड़ेगा कहीं पे, क्योंकि सब्र जो है, संयम जो है वो बचा नहीं, अब मुश्किल है, लेकिन हमें वही डेवलप करना है, ठीक है। हमें उसी को धीरे धीरे समझते हुए आगे चलना पड़ेगा। फ्यूचर, भविष्य काल, आने वाला समय। मैं समझ क्यों लिख रही हूं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। आने वाला समय, बीत गया जो समय या बीता हुआ समय, चलो ठीक है बीत गया, कोई बात नहीं। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, इन लोगों की भी कुछ पहचान होती है, अभी थोड़ा सा बता दिया जाए, बता देते हैं। हिंदी में जो भी है से खत्म होगा वाक्य, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। यहां जो भी था से खत्म होगा, पास्ट, था थी जो भी है, लेकिन था हम मेन वो मानेंगे, ठीक है। और फ्यूचर में जो भी गा से खत्म होगा, अब गाने वाला गा नहीं, होगा वाला, समझ रहे हैं वैसा। तो जो भी गा से खत्म होगा, तो देखो फिर मैंने बोला होगा, तो वो हो गया आपका भविष्य काल, ठीक है। तो गा, तो अब हमने यहाँ पे ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अभी केवल जो टेंसेस पे हमें जो मैं बात करूँ, जिस काल पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, वो कौन से हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, रोज़मर्रा की बातों में हम यूज़ करते हैं। जैसे क्या होता है ना, जब आप काम कोई रोज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रोज़ सुबह सुबह मंदिर जाता हूँ या जाती हूँ, ठीक है। आई गो टू टेम्पल एवरी डे इन द अर्ली मॉर्निंग, या इन अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, मर्जी है आपकी। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, आई गो टू। अब मैं कहूँ वह लड़की रोज मंदिर जाती है, या फिर सीता रोज स्कूल जाती है, सीता गोज टू स्कूल एवरी डे। अब इसमें समझने में थोड़ा टाइम लग जाएगा कि मैम आई के साथ गो लगा दिया और शी के साथ गोज लगा दिया, बहुवचन कहाँ पे प्रयोग हो गया और एक वचन कहाँ, बहुवचन और एक वचन कैसे आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया, जबकि आय में भी एक व्यक्ति का के बारे में बात हो रही थी और सीता में भी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही थी, ये क्या बात हुई। तो सब समझेंगे, चिंता मत कीजिए, ये धीरे धीरे आपके लिए ही, ये पूरा जो सेशन है वो आप लोगों के लिए ही रखा गया है। देखिए ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, जैसा मैंने बताया था, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। ये बेस वर्ब की बात कर रहा है, और ये बेस वर्ब क्या होता है, बेसिकली जब आपने वर्ब जो वर्ड्स है, ठीक है, वो देखे होंगे तो आपको वहाँ पे पता चला होगा कि ये किस तरह के वर्ब। जैसे यहाँ पे देखिए, प्ले, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, है ना, है का ही वो क्या है, एक दूसरा फॉर्म है, सब वही वाले हैं ये, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो अभी हो रहा है, कार्य प्रगति में है, देखा है, वर्क इन प्रोग्रेस। सड़कें खुदी पड़ी हैं, सड़कों में ज़रा सा मरम्मत चल रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, दुकानें बंद की हुई हैं क्योंकि काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति में है। तो ऐसा जब कोई वाक्य आए तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर क्या होता है भाई जी, यहाँ पर सब्जेक्ट आता है इज एम आर। अब ये इज एम आर क्या है भाई, ये तो बड़ा खतरनाक हो गया, ये तो मुझे अभी बताना नहीं चाहिए आप लोगों को। सहायक क्रियाएं हैं, हेल्पिंग वर्ब है। ये बेस वर्ब, जैसे आप ले लेंगे इसको वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। जैसे ही इज वॉचिंग टीवी, इज भी लगा, वर्ब वॉच था, वॉच के साथ आईएनजी लगा, ही इज वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रहा है। और चिंता मत कीजिए, अगर अभी ये समझ में ना भी आए कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि टेंसेस तो भाई हम एक एक को लेंगे उठाकर और उनके जो चार स्वरूप हैं, उनके जो चार फॉर्म हैं, उसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। आप चिंता करें नहीं किसी बात की। यहाँ पर मैं जानती हूँ, देखिए इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल वाला था फट समझ जाएगा कि मैम क्या बात कर रही है, लेकिन जो ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं बिल्कुल, उनके लिए इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए कहा कि पहले
कल जो वीडियो में बताया था वो, अभी जो इससे पहले जितने भी आप लोगों को शब्द दिए गए, चाहे वो क्वेश्चन वर्ड्स वाले WH वाले वर्ड्स हो, या आप लोगों को टाइम क्या क्या होते हैं उसके जो भी समय को बताने वाले कुछ शब्द हों, या आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जो बताया थोड़ा बेसिक सा उसके बारे में बात हो, समझे, दिस दैट दो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में जो बताया, या उसको एडजेक्टिव के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव को, लेकिन ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में जो बताया उसके बारे में बात हो, चिंता मत कीजिए, उसे याद कर लीजिए, वो याद कर लेंगे ना, फिर यहाँ से हम कहानी शुरू पक्का करेंगे, कोई उसमें दो राहें है ही नहीं, ठीक है। चलिए ओके, तीसरे पे आ जाते हैं हम। देखो होता क्या, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ प्रेजेंट टेंस का। अब ये चाहे जितने भी टेंसेस हैं, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट, या हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस भी कहते हैं, बट अभी समझने के लिए इतना काफ़ी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कोई कॉन्टिन्यूअस भी बोलता है, प्रेजेंट परफेक्ट, ओके, यहाँ पे कहीं पर एडजस्ट करना पड़ेगा, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर देते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? तो चलिए ये चार चीज़ें तो हो गई, लेकिन अगर मैं बात करूं यही सेम चीज़ें, यही सेम फॉर्म पास्ट टेंस में ले लो, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर में आ जाओगे, फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसा कुछ होता नहीं है, वो वहाँ पर जो है कुछ लेवल पे कुछ चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँ, ठीक है, अभी वो इतना ध्यान रखें। तो ये समझने की लगभग इन तीनों ही टेंसेस के क्या है वो फॉर्म है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो सिंपल पास्ट में बीता हुआ समय जो होता है उसको लेकर बात होती है। अब भाई उसमें सब्जेक्ट तो लगाओगे, पास्ट वर्ब से मतलब क्या है, वॉज, वर, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब लग जाएंगे, और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दोगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होते हैं, वर्ब ही नहीं पता क्या करें, वर्ब की प्रॉपर लिस्ट दे जाएगी आपको, ठीक है। वर्ब जो होते हैं उसके डिफरेंट फॉर्म्स जो होते हैं आपको बताया जाएगा, सब्र रखिए, आज डे 2 ही है, इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, अभी बेसिक लेवल पे ही बातें जो है वो चर्चा हो रही है, ज़्यादा घबराने से कुछ हासिल होने वाला है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो घबराएं नहीं, कल की क्लास में हम सेंटेंसेस के टाइप्स और ये सब पढ़ के हम टेंसेस पे आएंगे, और मैं उसमें आपको वर्ब के फॉर्म जो है डिफरेंट उसमें आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, शी वेंट टू द मार्केट, अब यहाँ पे वॉज वर नहीं आया, चलिए वॉज वर नहीं आया, तो मैं इसको सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ले लेती हूँ यहाँ पे। सो क्या होता है, गो प्रेजेंट टेंस, वेंट पास्ट टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकेंड फॉर्म, अभी इतना ही याद रखो, बहुत है, ठीक। तो ये गो का वेंट कर दिया, तो शी वेंट टू द मार्केट, ठीक है। कहाँ गई, मार्केट गई, मार्केट क्या होगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो गया, वह बाजार गई थी, और वो थी लाने के लिए ना, थी लाने के लिए आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं सिंपल फ्यूचर, अभी हम सिंपल बातें कर रहे हैं, सिंपल बातें कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट देखा, सिंपल पास्ट देखा, सिंपल फ्यूचर पढ़ रहे हैं, हाँ एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस देख लिया, उसके बारे में कुछ बातें हुई, लेकिन घबराइए नहीं, ऐसा सब में आएगा और सबके बारे में चर्चा होगी, ठीक है। सिंपल फ्यूचर यानी कि आने वाला समय, भाई आने वाला समय जो है उसमें सब्जेक्ट तो लगेगा, विल शैल लगेगा, इसके बिना तो पहचान ही नहीं है कि कोई फ्यूचर का क्या है, सेंटेंस है। बेस वर्ब लगेगा, बेस वर्ब वही है, प्ले, ईट, गो, सिंग, डांस, इस तरह के जो एक्शन वर्ड होते हैं जो किसी क्रिया के बारे में बताएं, ठीक है, उसी को बेस वर्ब कहते हैं। घबराइए नहीं, आप लोगों को ऐसे भारी भरकम, जैसे मैं कहूँ ऑक्सिलरी वर्ब, डर जाओगे, कहोगे ये अब ये ऑक्सिलरी क्या है, तो चिंता मत करो, भारी भरकम शब्द को भी बिल्कुल आसान से भाषा में बताकर वहीं के वहीं समझ जाओगे, कुछ नहीं है, हवा है अंग्रेजी बोलना बस, ठीक है। ये बहुत मार्केट में जो है इसकी डिमांड ज़्यादा है ना, तो लोगों ने हवा बना दिया,
तो इसीलिए कह दिया कि जो कुलीन है, जो एलीट है, दे आर वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, वेयर एज जो मतलब मध्यम वर्ग तो चलिए छोड़िए, जो और उससे निचले वर्ग के हैं उन लोगों को जानने के लिए कह दिया लेट अस टेस्ट देयर इंग्लिश। अंग्रेजी बोलनी आती है? नहीं आती। अरे नहीं भाई, ये तो कुछ नहीं जानता, जानता वो सब कुछ है, बस एक अंग्रेजी बोली नहीं आती तो कुछ नहीं जानता। इस तरह का माइंडसेट जो है ये बहुत खतरनाक है हमारे समाज के लिए। और ये हमारे समाज की कहानी नहीं है, बहुत जगहों पे है। हमारे जो विश्व में जो दूसरे देश में वहाँ पर भी प्रॉब्लम है, बट क्या करें, डिमांड है ना, मार्केट में डिमांड है। कहीं भी काम करने जाओगे अंग्रेजी मांग ही लेता है, घुमा फिरा के अंग्रेजी वाले को प्रेफरेंस दे देगा, तो क्या करोगे? ठीक है, तो यहाँ पे आई विल कॉल यू, विल कॉल बेस वर्ब लग गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जो बेस वर्ब की फॉर्म होती है वो अमूमन जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म में कहीं यूज़ देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब वो क्या होता है वही मैं बोल रही हूँ, वर्ब पढ़ना पड़ेगा। वर्ब जो है उसका मुझे लिस्ट आपको बताना पड़ेगा। कुछ लिस्ट यहाँ बता दूंगी, कुछ की पीडीएफ बना के आपको जो है कल के लेक्चर में प्रोवाइड, या परसों के लेक्चर में, जब भी सही समय होगा। क्या होता है मैं बताती हूँ आपको, अगर मैं पीडीएफ अभी दे दूँ ना, पहले पीडीएफ की तरफ भागोगे, क्या है क्या है, अच्छा ये है, अरे लेकिन ये तो आता नहीं, अरे अब तो सीखना बेकार है। इसीलिए बेहतर ये है अभी केवल इतना इतना देखो, इतना इतना समझो। तुम्हें फ़ोन करूँगा, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, किया नहीं है अभी, आने वाले समय में करेगा। समझ गए? चलिए अब इस चीज़ के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज सेंटेंस। कल बात हुई थी इसके बारे में, बिल्कुल हुई थी, मुझे तो याद है अच्छे से कि कल इसके बारे में बात हुई थी कि मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है बताया था मैंने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बताया था ना, देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये बातें हुई थी। लेकिन एक्चुअली में वाक्य होता क्या है, कल मैंने कुछ और चीज़ें भी बताई थी आपको, जैसे अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स, उसका एक समूह आया जिसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, लेटर्स। जब हमने उन लेटर्स को इस तरीके से अरेंज कर दिया कि उससे कोई एक सेंस बने वर्ड, जब उन्हीं वर्ड्स को हमने इस तरीके से अरेंज किया कि उससे जो है हमें कुछ मतलब पता चले, सामने वाला एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है वो पता चले, तो वो बन गया सेंटेंस, वाक्य। और उसी सेंटेंस से बना पैराग्राफ जिसे कहते हैं। अभी सोच रहे हो पैरा पता नहीं क्या बोल रही है, तो सेंटेंस से बन गया पैराग्राफ। उससे फिर वो सेंटेंस के ही जब आप सही क्रम में उसको जोड़े, इंटर रिलेट करके उसको लिखना शुरू करें, तो फिर वो आगे कहानी और बनती जाती है, वो पैराग्राफ, वो स्टोरी, ऐसे पता नहीं क्या क्या बना देगा। समझे मेरी बात को? तो इसीलिए आज हम व्हाट इज सेंटेंस देख लेते हैं एक बार, और यहीं पे इसको रोक लगा दूंगी मैं, क्योंकि सेंटेंस को समझने के बाद कल जो है जब हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है कि कितने तरह के सेंटेंस होते हैं, और इन सेंटेंस के टाइप में एक ऐसा सेंटेंस का टाइप है जो 70% आपकी आम बोलचाल भाषा में प्रयोग किया जाता है। कितने प्रतिशत? 70%। यानी कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स यू स्पीक दोज सेंटेंसेस। अब वो कौन सा सेंटेंस है वो तो कल ही पता चलेगा, आज केवल सेंटेंस ये यहाँ से शुरू कर देते हैं। सो व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। प्लीज घबराइए नहीं कि अगर आप सोचें यहाँ तो इंग्लिश में लिखा हुआ है और हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम तो हिंदी वाले हैं। भाई ले दे के मैंने क्या बोला है, इंग्लिश वही बोल पाएगा जो इंग्लिश को क्या करेगा, सोच पाएगा, अंग्रेजी में सोच पाएगा। और अंग्रेजी में कौन सोच पाएगा? इसका क्या फॉर्मेट है? इसका 4 तरह से फॉर्मेट है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। ठीक है, रादर मैं इधर अगर कहीं पर अंडरस्टैंडिंग भी जोड़ पाऊँ तो मैं जोड़ लूँगी। तो यदि आप अगर 0 से भी शुरू कर रहे हैं, मैं इनके मतलब भी तो बताते जा रही हूँ ना, तो आप मतलब तो सुन ही रहे मेरे से, तो जितना बेहतर अगर आप इसको पढ़ना शुरू कर लेना अंग्रेज़ी में, तो जब आप इसको अंग्रेज़ी में पढ़ना सुनना सीख जाएंगे ना,
तब आप अंग्रेजी को समझना शुरू कर जाएंगे. यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग. और जैसे ही अंडरस्टैंड करना सीख जाओगे ना, तो लिखना और बोलना भी सीख जाओगे. लिसनिंग, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग. वैसे एक बात है कि लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग या लिसनिंग, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग ये आगे पीछे चल सकता है. शुरुआत लिसनिंग से ही होगी. राइटिंग एंड देन स्पीकिंग ही आएगा. लिख ही नहीं पा रहे, बोलोगे क्या? समझिए मेरी बात को. तो चलिए, इसलिए घबराओ नहीं. घबराओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा. चलिए, सो सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह, दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस. सॉरी, दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. सेंटेंस नहीं, सेंस. शब्दों का ऐसा समूह, थोड़ा लग रहा है ना ये, थोड़ा सा. शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो या निकले. मर्जी आपकी, कुछ भी यूज कर लो. ठीक है. सो सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई, कंप्लीट भी लिखा हो ना, पूर्ण अर्थ निकले, बने, या जिसका कोई पूर्ण अर्थ हो. ठीक. नाउ सेंटेंस की अब क्राइटेरिया देखो भाई. सेंटेंस किसे कहोगे? कैपिटल लेटर से शुरू होता है. कल पढ़ा था ना हमने कि जो सेंटेंस होता है दो तरीके से होता है. एक हमने पढ़ा था रिटन और दूसरा हमने पढ़ा था ओरल. और मैंने बताया था रिटन में होता है एक कैपिटल और दूसरा होता है स्मॉल लेटर्स. सेंटेंस नहीं, अल्फाबेट्स है ना. अल्फाबेट्स के दो तरह की हमने बात की थी. रिटन में जिसमें कैपिटल और स्मॉल है. और फिर उसके बाद ओरल आ गया था. ओरल में हमने जब बात की थी कॉन्सोनेंट्स की और वोवल्स की. समझे? तो मैंने बताया था उस समय, मैंने यही बताया था कि जब भी आप कोई वाक्य को शुरू करेंगे, जब भी आप कोई सेंटेंस को शुरू करेंगे, तो वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा. जहाँ कभी किसी का नाम आ जाए तो उसका जो इनिशियल है, पहला जो अक्षर है, पहला जो लेटर है, वो भी कैपिटल लेटर ही होगा. ठीक है. सो सेंटेंस की क्या क्राइटेरिया है कि यह जो है कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए. खत्म जब होगा तो क्या करोगे? फुल स्टॉप लगा दोगे. हिंदी में क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? एंड करने के लिए, समाप्ति दिखाने के लिए. ठीक है. तो वैसे ही यहाँ पे हमें क्या करना है? एक फुल स्टॉप लगाना है. यदि कहीं पे आप जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें, प्रश्नवाचक जो है वहाँ पे क्या है? वाक्य है. तो वहाँ पे क्या लग जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, उससे एंड हो जाएगा. और अगर कहीं पे एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जहाँ पे हम जो है एक सडन फीलिंग को लेकर, अचानक से कोई भावना जो है, चाहे वो अच्छी हो, अच्छा मतलब कि खुशी की हो या दुख की हो, ठीक है, सरप्राइज हो, कहीं हम चौंक गए हैं, तो वो होता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो वहाँ पे क्या लग जाएगा? एक्सक्लेमेटरी मार्क. समझ रहे हैं? चौंका दिया किसी ने आपको. हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, जो मैंने कल बताया कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और देखो कई सेंटेंस होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है. तो इसीलिए उसने यहाँ पे कहा सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना बेहद ज़रूरी है. ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को. बिल्कुल. अब एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं. एग्जाम्पल्स है शी इज़ हैप्पी. भाई सब्जेक्ट है मेरे पास, ये जो इज़ है ये एक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन है ये वर्ब. ठीक है. हैप्पी जो है ये उसका एक स्टेट ऑफ इमोशन बताता है ना. तो ये भी एक तरीके से क्या है?
उसकी परिस्थिति को दर्शाया जा रहा है। व्हाट इज योर नेम, WH वाला वर्ड्स पहचान में आया, जिसके बारे में बात हुई थी कि ये प्रश्न पूछ रहा है तुम्हारा क्या नाम है। क्वेश्चन मार्क से एंड हुआ, यहाँ पे देखो फुल स्टॉप से एंड हुआ। इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते, चलिए। फुल स्टॉप से एंड हुआ, क्वेश्चन मार्क से एंड हुआ, फुल स्टॉप से एंड हुआ। सब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर एक प्रश्न है, सब्जेक्ट भी है योर करके, ठीक है। पूछना क्या चाह रहा है वो भी बता दिया उसने। प्लीज सिट डाउन। प्लीज क्या है, जब आप किसी से क्या कर रहे हैं, किसी कार्य की प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, कहने का मतलब उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब वही है वो सेंटेंस, अभी बात आएगी उसके बारे में, अभी एकदम से बताऊंगी नहीं, बता दिया तो सब हौच पौच कर दोगे आज ही, ठीक है। इतना ही सीखो तो बहुत है। सो प्लीज सिट डाउन। सिट क्या है, वर्ब है, कैसे बैठना है, कहाँ बैठना है वो बता रहा है, तो वो भी आप सीखोगे, क्योंकि आप लोगों को अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी सीखना ज़रूरी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है, नाउन आएगा, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब आएगा। नाउन तो आप जानते हैं, संज्ञा हो गया, क्रिया हो गया, सर्वनाम हो गया, ठीक है, विशेषण हो गया, इस तरीके से चलेगा। तो ये सब मैं आपको बताऊंगी। ये नहीं सीखोगे, ये नहीं सीखोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे अब आने वाली क्लास में। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बाद जो है हम शुरू कर देंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं तो हम टेंसेस से शुरू कर सकते हैं। पता चल जाएगा कल की क्लास के बाद, जिस तरह के आप लोगों के हमें कमेंट पर रिस्पॉन्स आते रहेंगे, उस हिसाब से मुझे भी समझ में आएगा कि आप लोगों को हमें किस तरीके से क्या क्या वो चीज़ें हैं जो पढ़ानी है, ठीक है। चलिए अब ज़रा देखें, आज का एक होमवर्क ज़रा नोट कर लीजिए। होमवर्क सिंपल है, आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन वाले सेंटेंसेस याद करने, जैसे हेलो माय नेम इज़ राहुल। अब आपका नाम जो भी है अब आप उसको लिखेंगे। अब आप इसको मिरर के सामने, आईने के सामने, शीशे के सामने इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़रूरत किसी की नहीं है, अगर कोई है ऐसा, चाहे आपका दोस्त हो, आपके परिवार में कोई हो, तो आप उसके साथ भी ये चीज़ कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको कॉन्वर्सेशन शुरू करना, वार्तालाप जो है उसको शुरू करना आ जाएगा, ठीक है। हेलो माय नेम इज़ राहुल। अब आप अपनी उम्र बता रहे हैं, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। आपकी उम्र जो भी होगी आप वो बताएंगे, ठीक है। आई लिव इन दिल्ली, मैं कहाँ रहता हूँ, ज़रूरी नहीं हर कोई दिल्ली में रहता है, तो आप वहाँ पे वो बता देंगे। अपना प्रोफेशन बताएंगे, आई एम अ स्टूडेंट, हो सकता है कोई टीचर, हो सकता है कोई बैंकर हो सकता है कोई डॉक्टर हो सकता है कोई फार्मर हो, कोई परेशानी नहीं, बताइए उसको, ठीक है। आई लाइक रीडिंग, आपकी हॉबी क्या। अब देखो यहाँ पे क्या क्या बातें हुई मैं बता देती हूँ। आपका नाम, आपने एक परिचय दिया अपने नाम से, आपने उनको अपनी उम्र बताई, फिर आपने बताया कि आप कहाँ से आते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ पे आपने बता दिया उनको आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने बता दी अपनी हॉबी। कोई भी चीज़ होता है ना, हम जब शुरुआत में जब बातचीत करें किसी के साथ, तो ये एक क्या है, आइडियल आपका एक सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है। जब एक छोटा सा बच्चा भी होता है ना स्कूल में, तो उसको बोलते हैं बेटा अपने बारे में बताओ, माई सेल्फ लिखो, तो यही सब चीज़ें वो लिख रहा होता है। तो समझ लीजिए यही वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी इतना करो, आपका आज का काम ये होगा कि एक सेल्फ इंट्रोडक्शन अपने आप से कर लीजिए। ये चीज़ों को अभी रोक दीजिए, ये वाली जो चीज़ें हैं इसको रोक दीजिए। आज केवल आपका होमवर्क है सेल्फ इंट्रोडक्शन। बहुत छोटा सा होमवर्क दे दिया है मैंने। अब ये सेल्फ इंट्रोडक्शन में मैंने आपको 1 2 3 4 5 चीज़ों के बारे में बात करने के लिए कहा है। आप इसमें 2-4 चीज़ें और भी जोड़ सकते हैं। जैसे हॉबी में आप थोड़ा सा और बता सकते हैं, आपको वो हॉबी क्यों पसंद है या आपको क्या खाना पसंद है, ठीक है। बात अपने आप से कर लो, अपने दोस्तों से कर लो, जो करना है आपकी इच्छा है, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करें, बिना इसके ये काम हो पाएगा नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ आज की जो ये क्लास है यहीं पे समाप्त होती है। कल हम फिर मिलेंगे, ठीक है, जब हम डिस्कस करेंगे डे 3 में सेंटेंस के टाइप्स, उनके प्रकार
और फिर उसके बाद हम एक एक प्रकार को कहाँ पे किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग में कैसे लाया जाएगा उसको सीखेंगे, यानी कि प्रैक्टिकल चीज़ें सीखेंगे। क्योंकि स्पोकन इंग्लिश सीखने में और ग्रामर, इंग्लिश व्याकरण सीखने में, अंग्रेजी व्याकरण सीखने में यही अंतर है कि यहाँ पर हम उसके एप्लीकेशन को, जो रूल्स हैं उनके एप्लीकेशन को, उनके यूजेस को, ठीक है, उसी को हम सीखते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस LWS जूनियर्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आपको लगता है कि उन्हें भी स्पोकन इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है या वो भी स्पोकन इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, ठीक है। उसके अलावा बेल आइकन पर प्रेस करें, क्योंकि ये जो क्लास है अब ये डेली आती रहेगी, तो आपको अपडेट मिलता रहना चाहिए, क्योंकि एक दिन भी क्लास आपको मिस करनी नहीं है। सो फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर।